हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो हम बात कर रहे हैं आज गेट पेपर की, गेट 2021 आज जो कंडक्ट किया गया है आईआईटी बॉम्बे थ्रू, तो उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिए। चलो तो शुरुआत कर देते हैं बिना किसी रुकावट के गेट पेपर सॉल्यूशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, क्या है, मॉलिब्डेनम बॉन्ड ऑर्डर, MO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हमारी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये क्या बोलते क्या है, कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन हमारी बुक में हमने लिखा ही है। मैंने अभी थोड़े समय पहले ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था। कैसे करना है, कुछ नहीं भैया, 18 इलेक्ट्रॉन, और वो भी इन्होंने बता दिया था। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना था, इफ कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कॉम्प्लेक्स यदि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना था मॉलिब्डेनम के बीच में। तो कैसे करना है, सिर्फ इन्होंने पूछा था 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आपको आता है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे 𝜂5 C5H5, 𝜂5 यानी कि सीपी रिंग ना भैया, ये आपको सीपी रिंग दी हुई है जो मॉलिब्डेनम मेटल के साथ जुड़ी हुई है, करेक्ट। तो ये 𝜂5, इसकी रिएक्शन भी हमने देखी है भैया, इसकी रिएक्शन भी मैंने आपको करवाई है, आपकी बुक में आपने लिखी होगी। तो C5H5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यस और नो, यस। मॉलिब्डेनम, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिब्डेनम के, मॉलिब्डेनम आता है क्रोमियम 3D की मेटल, मॉलिब्डेनम 4D की मेटल। तो मॉलिब्डेनम में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पे 2 कार्बोनाइल दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है CO2 टाइम एंड ट्वाइस, पूरा कॉम्प्लेक्स 2 बार दिया हुआ है। तो मॉलिब्डेनम 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कार्बोनाइल कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ना। और यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स दोस्त यहाँ पे देखिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स 2 टाइम दिया हुआ है। यदि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2m, m यानी नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, m यानी नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। मैंने आगे 2 क्यों लिखा है वो आप जानते ही है, मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्त आपको, क्योंकि आपको तो पता ही है ना 2 किस लिए लिखा, क्योंकि एक मेटल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक मेटल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ना। एक मेटल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल, टोटल नंबर ऑफ मेटल आपके कॉम्प्लेक्स में कितनी है, तो कि भैया 2। यहाँ पे एक मॉलिब्डेनम है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 2 टाइम दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में के बाहर। तो यहाँ पे 18 इंटू 2, 18n, ये फॉर्मूला है, n यानी नंबर ऑफ मेटल 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, क्या आएगा, 18 इंटू 2 36, यस और नो। ये सबका टोटल कर दो, तो 15 इंटू 2 टाइम प्लस 2m इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 प्लस 2m इज इक्वल टू 36, तो 2m इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड मेरे दोस्त आपके लिए आ गए हैं 3। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैंक दी हुई थी, आपको ब्लैंक फिलअप करनी थी, इन शॉर्ट आपको आंसर लिखना था। तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आते हैं 3, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। ब्लैंक थी तो यहाँ पे, और ब्लैंक होती है तो आप जानते ही है ना भैया कि उसमें नेगेटिव सिस्टम नहीं होती है। यदि किसी ने कोई भी दूसरी गलत आंसर लिख दिया तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, यहाँ से आपका नेगेटिव मार्क होगा नहीं, करेक्ट। और पेपर की ऑन एवरेज हम बात करें तो ऑन एवरेज पेपर न तो टफ कह सकते हैं कि बहुत ही टफ भी पेपर नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन इजी थे, ये सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं करना था इसमें, तो ये तो आपको समझ आ गया है। और यदि किसी को नहीं समझ आया है तो मैंने भैया ये पूरा का पूरा OMC में मैंने आपको ये करवाया ही है, करेक्ट। तो वहाँ पे बुक में जाके देख लीजिएगा, OMC में बहुत सारे, और ये तो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ना, मैंने बुक में ये क्वेश्चन करवाया ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, ये 3 कॉम्प्लेक्स दिए थे आपको। इसके ऑप्शन भी कुछ ऐसे दिए होंगे, दिए थे, होंगे नहीं, दिए ही थे। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये ऑप्शन क्या था कि CrH2O 6 टाइम प्लस 3 ग्रेटर देन CrF6 माइनस 3 ग्रेटर देन CrCN 6 टाइम माइनस 3। ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए थे। बी ऑप्शन ऐसा था कि CrCN 6 टाइम। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए तो समझ लेना हो दोस्त, मैं सही आंसर पे जाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। क्रोमियम यहाँ पे H2O 6 टाइम प्लस 3 क्रोमियम F6 माइनस 3, करेक्ट। चलो ये 2 ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इन्होंने पूछा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल किसकी ज़्यादा होगी। यदि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी करवाई है, यदि वो डायरेक्ट याद है ना तो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो 2 वे है, ये क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, या तो दूसरा आपको लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। वो लॉजिकली पता लगा सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि भैया आप भूल भी गए हो ना तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाल दी है, आइए चेक करते हैं। लिगेंड देखो पहले तो चेक करो कि तीनों मेटल है ना, मेटल में तीनों की तीनों क्रोमियम मेटल है। हाँ भैया, दूसरी बात क्या चेक करना है, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है तो कि भैया यहाँ क्रोमियम H2O 6 प्लस 3 H2O न्यूट्रल लिगेंड है, यस और नो? यस। यदि H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वही आएगी। यानी कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3, आगे ना, यस। यहाँ पे तो कि भैया यहाँ पे फ्लोरीन है वो नेगेटिव -1, फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज कितना है, -1 है ना, तो -6। यदि यहाँ पे आप फ्लोरीन की बात करते हो तो क्रोमियम -6 इज इक्वल टू -3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही निकाली जाती है ना। क्रोमियम की फाइंड करनी है तो एज इट इज रखो। फ्लोरीन 6 टाइम है तो फॉर्मल चार्ज का टोटल हो जाएगा -6। ये -6 किधर जाए, राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो +3, यानी कि यहाँ पे भी क्रोमियम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे भी साइनाइड लिगेंड जिसका फॉर्मल चार्ज -1 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी, +3। देखो भैया यहाँ पे तो तीनों के तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गई, तीनों की तीनों मेटल सेम है। अब तो आपको जो भी डिसाइड करना पड़ेगा फील्ड स्ट्रेंथ, वो डिपेंड्स ओनली ऑन द लिगेंड। न तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगी बात, न तो मेटल पे जाएगी, बात जाएगी सिर्फ और सिर्फ लिगेंड पे। तो यहाँ पे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, तो कि भैया जो लिगेंड पाई एक्सेप्टर है, क्या है, जो भी लिगेंड पाई एक्सेप्टर या तो पाई एसिड लिगेंड है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर, यस और नो? यस। तो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है और वो भी पता कैसे चलेगा कि ये लिगेंड पाई एसिड है या पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो भैया यदि कोई लिगेंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल होगी। लिगेंड है साइनाइड, यहाँ पे मैं CN की बात करूं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है कि नहीं है, है ना? पाई बॉन्ड है तो उसमें पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी, दूसरी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होगी। पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है जानते हो ना भैया? हमने बहुत मैंने इजी वे में समझाया है, बहुत इजी वे में मैंने आपको पाई एसिड समझाया है कि पाई एसिड कैसे कहते हैं। जो भी लिगेंड मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने आप में एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। तो साइनाइड है उसके पास है क्या, तो कि भैया उसके पास मान लो ना, इसके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, यस और नो? तो
ये साइनाइड लिगेंड है ना भैया, पाई एसिड लिगेंड है। क्या है? साइनाइड लिगेंड है, वो पाई एसिड लिगेंड है। दूसरी बात, दूसरा लिगेंड कौन सा है? तो कि H2O है और एक फ्लोरीन लिगेंड है। तो H2O में पाई बॉन्ड नहीं है कहीं पे, H2O में पाई बॉन्ड नहीं है और फ्लोरीन में भी पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अब मुझे बताना, अब मैं डायरेक्ट लॉजिकली बात समझाता हूं। यदि आपको थोड़ा बहुत GIOC की भी इंफॉर्मेशन है ना, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे डोनेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेशन कर रहा है। यहाँ पे तो कभी भैया फ्लोरीन डोनेशन कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डोनेशन कर रहा है। करेक्ट, कार्बन डोनेशन कर रहा है, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। अब डोनेशन कौन ज्यादा करेगा? ज्यादा डोनेशन कौन करेगा? जो ज्यादा डोनेशन करेगा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगी। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे ज्यादा डोनेशन कहां से पता लगेगा? तो कि भैया जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि वो डिक्रीज, तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? तो कि भैया कार्बन की। ये इजीली डोनेट करेगा, कोई भी मेटल को कार्बन इजीली नेगेटिव चार्ज दे देगा, फ्लोरीन इजीली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो खुद, उसका न्यूक्लियस खुद अपने आप में इलेक्ट्रॉन को खींचता है भैया, खुद इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी कि फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेशन नहीं करेगा। बाद में आती है H2O की, तो ये डोनेशन करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर देगा? कार्बन। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जितनी नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज को अपने आप में नहीं खींचता है, वो देने में विश्वास रखता है। ये थोड़ा बहुत देगा, ये तो सबसे कम देगा। तो सबसे ज्यादा डोनेशन किसने किया? तो कि भैया साइनाइड ने, बाद में H2O ने, बाद में फ्लोरीन ने। जो सबसे ज्यादा डोनेशन करता है ना, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो यदि d ऑर्बिटल की हम बात करें, साइनाइड लिगेंड है, तब वो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करेगा, तो इन्होंने T2G और Eg में स्प्लिटिंग कर दिया। और यदि हम H2O की बात करें तो ये भी d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करेगा, तो इन्होंने स्प्लिटिंग तो किया, लेकिन साइनाइड जितना नहीं कर पाया ये भैया, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। और F जब d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करेगा तो इन्होंने तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, इसको ही, स्प्लिटिंग एनर्जी को, डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है? देखो ना, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स की। पता चल रहा है ना, सिंपल सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख के टिक लगाना था। यदि किसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, और यदि नहीं भी याद ना तो भी कर सकता है। 2 मार्क्स का था, विथ नेगेटिव था, इसीलिए आपको सही आंसर आने वाला था। ये चेक कर लेना, सही आंसर आएगा आपका साइनाइड की स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर आएगी H2O की, फिर आएगी क्रोमियम की। दूसरे 2 भी ऑप्शन थे, लेकिन ये हमारा सही आंसर है। MCQ था, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका सही आंसर आ गया है। जो आपको देखना था कि स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो कि भैया साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स की, बाद में आता है H2O वाला, बाद में आता है फ्लोरीन वाला। करेक्ट, सिंपल से क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलो, ये रहा सिंपल भैया। VSEPR थियरी में मैंने बहुत 52 बहुत सारे क्वेश्चन मैंने VSEPR थियरी में आपको करवाए हैं। क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन पेयर पहले कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से पता लगा लीजिए उसका शेप क्या है। मैंने बहुत ही अच्छे से विथ पोस्टुलेट हमने ये VSEPR थियरी पढ़ी है, शेप कैसे फाइंड करना है मेन ग्रुप्स एलिमेंट का। तो यहाँ पे ClF3 XeOF2 N3- XeO3F2 एक का करवा दूं, बाकी फाइनल आंसर दे देता हूं। करेक्ट। चलो, ClF3 का हम शेप फाइंड करते हैं, कैसे करना है आइए ध्यान रखना, इधर देखना। ClF3 इसमें सेंट्रल एटम कौन है भैया? सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है हमें, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है।
सेंट्रल एटम कौन है? तो क्या क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम के देखना इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करके बॉन्ड पेयर, हमें 3 चीज चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर चाहिए, एक बॉन्ड पेयर का आंसर चाहिए, एक लोन पेयर का आंसर चाहिए। बाद में ये तीनों से इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें जियोमेट्री पता लगेगी, बाद में बॉन्ड पेयर से हमें उसका शेप फंड पता चल जाएगा। तो हमें तो वही तो फाइंड करना है। VSEPR थियरी का बहुत ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इजी क्वेश्चन था, आपको सिखा देता हूँ एक, बाकी हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे सोल्व करते हैं? नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन है भैया? क्लोरीन है ना, सेंट्रल एटम है क्लोरीन। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बता दीजिए। चलो चलो फटाफट बता दीजिए। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? यस। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, क्या है फॉर्मूला? सेंट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम हम किससे बोलते हैं भैया? मोनोवेलेंट में एक तो हाइड्रोजन आएगा आपका और एक तो सारे हेलोजन आएंगे। सारे के सारे हेलोजन किस में आते हैं? मोनोवेलेंट में आते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हेलोजन तो भैया क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, लेकिन क्लोरीन को अभी हमें मोनोवेलेंट में नहीं लेना है। क्यों? अरे भैया वो अभी सेंट्रल मेटल एटम है ना। सराउंडिंग एटम कौन से है? फ्लोरीन। कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 चार्ज दिया है कॉम्प्लेक्स पे? नहीं है ना, ClF3 सिर्फ दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ClF3 है। तो यहाँ पे चार्ज कोई नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, करेक्ट। बाद में क्या आएगा? इसका समेशन कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आ गया है 5। जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन का मैंने पूरा का पूरा टेबल लिखवाया है। उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। यस और नो मेरे दोस्त? आपको पता होना चाहिए, मैंने टेबल में लिखा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 5 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, करेक्ट। चलो हाइब्रिडाइजेशन तो मिल गया। बॉन्ड पेयर, अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है भैया। छोटा बच्चा होगा ना 12th साइंस वाला, उसको भी पूछोगे ना, उसको भी पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर को देख के पर लगाना है। देखो बॉन्ड पेयर कितने सेंट्रल एटम, ये क्लोरीन सेंट्रल एटम, उसके आसपास कितने सराउंडिंग एटम है, उसके आसपास कितने सराउंडिंग, तो 3 सराउंडिंग एटम है। तो बॉन्ड पेयर आ गई मेरी 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कैसे डिसाइड करते हैं? तो कि भैया लोन पेयर फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल है। लोन पेयर फाइंड करने का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गई, बॉन्ड पेयर मेरी 3 आ गई, लोन पेयर बची 2 लोन पेयर आ गई भैया। किसके पास? क्लोरीन के पास। अब मैंने आपको ये टेबल लिखवाया है जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कहाँ गई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2 है। जिसका जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री की मैं बात करूं तो जियोमेट्री इसकी क्या आएगी? TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और इसके शेप की हम बात करें, किसकी बात करनी है? इसके शेप की बात करनी है। तो इसका शेप आएगा टी शेप। कैसे टी शेप? TBP जियोमेट्री में बेंट रूल आपने पढ़ा है, मैंने फुली डिटेल में आपको समझाया है। बेंट रूल हमें कहना चाहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर लाइज ऑन दी एक्सियल पोजीशन। तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ये क्लोरीन सेंट्रल, ये TBP जियोमेट्री मैंने बना दी। ये दो यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वैलेंसी। यहाँ पे ये जो है ये क्या है? इक्विटोरियल है ना भैया, ये है जो आपकी इक्विटोरियल वैलेंसी है। यस और नो? यस। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर लाइज ऑन दी एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लोरीन रख देना है, यहाँ पे मैंने एक फ्लोरीन रख दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या रख दिया? फ्लोरीन रख दिया। अभी भी एक फ्लोरीन बचा है, जहाँ मर्जी चाहे रख दो। यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? लोन पेयर। और मैंने आपको बताया है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि शेप फाइंड करने में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। किसमें? शेप फाइंड करने में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो शेप में नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं ना,
इसको हटा देते हैं। चलो ये शेप में लोन पेयर को तो कंसिडर नहीं करना है ना, तो इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे देखो तो भैया ये टी जैसा दिखाई दे रहा है ना, यस और नो? अरे हाँ बता दो, हाँ ये टी ही है, देखो ये टी जैसा। चलो एक जस्ट 1 मिनट, ये रहा आपका टी, है ना, टी जैसा है ना, करेक्ट। तो इसका शेप क्या आएगा? टी शेप आएगा, इसका शेप आएगा टी शेप। तो ठीक वैसे ही सभी के लिए, सभी जितने भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने सारे ClF3, इसका शेप क्या आएगा? टी शेप आएगा। इसका भी शेप क्या आएगा? टी शेप। चेक कर लेना। N3, इसको सोल्व कैसे करोगे भैया? N2 माइनस करके, N2 माइनस करके आप सोल्व करोगे तो इसका शेप आएगा लीनियर शेप, यह हो जाएगा लीनियर, और यह हो जाएगा आपका TBP जियोमेट्री। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ClF3 टी शेप, XeO3 XeOF2 आपका आएगा टी शेप, N3 माइनस लीनियर, ये TBP। इन शॉर्ट यहाँ चेक कर लेना, फिर से मैं बता दूं, ClF3 माइनस टी शेप का होगा, यहाँ पे XeOF2 टी शेप का है, N3 माइनस टी लीनियर शेप है, XeO3 F2 वो कैसा है? TBP जियोमेट्री और TBP शेप रहेगा। तो आपका सही आंसर रहेगा ए। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन था, MCQ था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 2 मार्क्स इजीली आप यहाँ BSc थियरी से निकाल सकते हो, करेक्ट। तो चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अरे ये तो भैया आंख बंद करके मैंने तो आपको रट्टा लगवाया दिया था ना कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको वो टेबल लिखवाया था कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि 1 है तो आपके लिए मैग्नेटिक मोमेंट μs कितनी आएगी? तो क्या 1.73 bm, ये bm में आंसर होंगे सारे बोहर मैग्नेट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.83, ये ब्लैंक थी ना, ये इसका ब्लैंक थी, ये आपको ब्लैंक दिया था, यानी कि आपको ब्लैंक फिलअप करना था। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.87 bm, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4.89। ओनली स्पिन मैग्नेटिक पूछा है, इसलिए डायरेक्ट आपको यही नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन करके ही करना था। इसका फॉर्मूला जानते हैं ना μs फाइंड करने का, √n, n+2 bm। n क्या है भैया? स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करना था। कोबाल्ट H2O 6 टाइम +2 में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको चेक करना है। सिंपल सी बात है, यदि आपने कोऑर्डिनेशन में VBT पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो आपको ये बताती है कैसे करना है। तो कि कोबाल्ट +2 दिया हुआ है तो उसकी VBT आर्गोन, पहले मैं कोबाल्ट की बात करूं, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 4p0 4d0, यस और नो? यही आएगी ना, यही आएगी मेरे दोस्त। अभी मुझे बात करनी है CO+2 की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट H2O 6 टाइम +2, कोबाल्ट +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अरे जाग रहे हो ना भैया, अभी रात हो गई है तो आपको ये देख के ही सोना है भैया, पूरा का पूरा देख लीजिए। आपकी भैया गेट पास हो जाएगी ना तो आपको पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। आपके सारे क्वेश्चन यदि सही निकले ना, मज़ा आएगा, अंदर से खुशी मिलेगी, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चलो आर्गोन +2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो कहाँ से करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, तो कि भैया बाहरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिए, यानी कि 4s में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे बचा आर्गोन, और यहाँ पे 3d7 4s0 4p0 4d0। अब मुझे इसकी VBT ड्रॉ करनी है, तो VBT यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूँगा, तो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करूँगा 3d5, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p और यहाँ पे 4d। VBT ड्रॉ करनी है, ये तो मैं फुली एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूँ भैया, ताकि कोई भी स्टूडेंट ने यदि नहीं देखा है ना तो वो अच्छे से समझ पाए, करेक्ट। जिसको आता है वो इसको तो पता है इसका आंसर क्या है। जो पढ़े हुए है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी डिटेल में हमने समझाया है, और आप तो बहुत जीनियस है भैया। तो चलो इसका आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कितने हैं? 7, तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप कर दिए ना, 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब हमें देखना है क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पूरा है ना, वो हमारे YouTube चैनल पे कोई भी स्टूडेंट को यदि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवाना है ना, वो नहीं पता ना, तो वो जाके YouTube चैनल पे कोऑर्डिनेशन का लेक्चर अवेलेबल होगा, वहाँ पे जाकर पूरा का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फुली डिटेल में हमने वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कब रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, कब नहीं करवाना है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, वो सारी इन शॉर्ट टोटली सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ लेक्चर में आपको समझाया है। करेक्ट। चलो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, तो कि भैया H2O लिगेंड है। जो H2O लिगेंड कैसा है, तो कि वीक लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है, यानी कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। दूसरी बात, मेटल 3D की है, 3D की मेटल है, 3D की मेटल में वीक लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कि ये सारा का सारा मामला, ऐसा हमें सजेशन कहता है, ये सारा मामला हमें क्या किस डायरेक्शन में ले जाता है कि भैया कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। क्या रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा नहीं। क्यों, लिगेंड भी क्या है, वीक है, मेटल 3D की है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे नहीं, अनपेयर ही रहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं तो H2O को कंपलसरी बाहर की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे मेटल के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, इसकी जियोमेट्री होगी ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आती है 3.87। वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया यहाँ पे, किधर गया, इधर। ये फॉर्मूला में आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 अप्लाई कर दोगे तो 3 × 3 + 2 5 × 3 √15, 15 का अंडर रूट निकालना था। और जो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए जिसको मैंने ये टेबल लिखवाया है 5 इलेक्ट्रॉन तक, 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि 5 आते हैं तो 5.92, जिसको ये टेबल जिन्होंने याद ही रखा हुआ है ना, उसने तो हम आंख बंद करके टिक लगाया होगा। क्यों, क्योंकि भैया उसको पता है ये ब्लैंक थी, आपको आंसर लिखना था 3.87, 3.87। करेक्ट आंसर आपका ये रहा गया। करेक्ट। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेविस एसिडिटी। यस, लेविस एसिडिटी का ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं है ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लेविस एसिडिटी। आप मुझे सिर्फ अभी इतना बताइए कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 नहीं, मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन को भूल जाऊँ, दूसरी एक बात समझाता हूँ, वो समझ लो। सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे करना है ध्यान रखना। इधर BF3, BCl3, BBr3, ये 3 में से सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी किसकी है वो बता दीजिए। तीनों में से सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी किसकी है। लेविस एसिडिटी का मतलब क्या है, लिगेंड से आ रही लोन पेयर या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। यस और नो, यस और नो, यस। ये जो बोरोन मेटल है वो क्या करेगी, लिगेंड से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगी, यानी कि लिगेंड जो भी आपको सिग्मा बॉन्ड से डोनर करेगा इसको। अरे ये आपने पढ़ा ही होगा भैया कि BCl3 या तो BF3 ले लिया आपने, उसमें आपने एमोनिया डाल दिया, तो एमोनिया है वो अपनी लोन पेयर BF3 को देगा और ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। BF3 पे आएगा नेगेटिव चार्ज, NH3+, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या कहना चाहता है, ये बॉन्ड भैया ऐसे कहना चाहता है, यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एमोनिया के हैं। करेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन एमोनिया के हैं। अब यहाँ पे मैं 1 by 1 ऐसे आपको बोलूँ कि यहाँ पे मैंने एक बार BCl3 रखा, एक बार BBr3 रखा, तो सबसे ज्यादा कौन एक्सेप्ट करेगा, ये एक बात फिक्स है कि एमोनिया देगा, एमोनिया को इलेक्ट्रॉन देने हैं। वो BF3 को देगा एक बार BCl3 को देगा, एक बार BBr3 को देगा। यहाँ पे BCl3 लग देते हैं ना, BCl3 और BBr3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये 3 में से। देखो यहाँ पे ये तीनों कॉमन देने वाले,
बोरोन लेने वाला भी कॉमन, लेकिन साथ में लिगेंड चेंज हो गई है दोस्त। एसिडिटी वही सीखनी है हमें कि कौन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने आपको करवाया ही है ये हमारी बुक में, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उसको लिए यहाँ पे बी, यहाँ पे मैंने रख दिया है फ्लोरीन। समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या रखा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन और ये दोनों, फ्लोरीन और बोरॉन दोनों सेम, यानी कि दोनों के पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है। यस और नो? यस। यहाँ पे इसकी भी 2p ऑर्बिटल, इसकी भी 2p ऑर्बिटल। बोरॉन और क्लोरीन ले लेते हैं तो उसके पास 3p ऑर्बिटल है ना, इसके पास 2p ऑर्बिटल है, ये रही इसके पास 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं और इसके पास बोरॉन सॉरी, इसके पास 3p, इसके पास 4p ऑर्बिटल है। अब आप जानते हैं ये मैंने साइज लिखी है तो आपको थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन मिल गई होगी ना। अब क्या करना है समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बोरॉन पे है ना भैया मिनिमम चार्ज आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा मिनिमम चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जबरदस्त होगा भैया, ये तो ऐसी बात हो गई ना। आप ही आपके दोनों हाथ मिला रहे हो, ये आपकी f की ऑर्बिटल, ये बोरॉन की ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैपिंग करवा रहे हो, झकास ओवरलैपिंग होगा, बहुत ही परफेक्टली ओवरलैपिंग होगा दोनों हाथ का। इन शॉर्ट ये भी 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, मस्त ओवरलैपिंग हुआ। अब आप है ना, आप कोई आपसे छोटी उम्र का बच्चा है, आप ये क्या हो, आप मान लीजिए ये क्लोरीन हो और आप ये छोटी उम्र का बच्चा, छोटी उम्र का यानी कि 15 इयर्स का कोई भी बच्चा है, 15 इयर्स का 10th स्टैंडर्ड का, उसका हाथ आपसे तो छोटा ही होगा ना। 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसका हाथ आपसे छोटा होगा। ये आपका हाथ है, ये 10th वाले का हाथ है, आप ओवरलैपिंग करवाओगे मज़ा नहीं आएगा, इसके जैसा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका हाथ बड़ा है उसका हाथ छोटा है, ओवरलैपिंग परफेक्ट होगा नहीं। ये तो ये गुजराती में कहावत है ना, नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, ये उसका हाथ है और ये आपका हाथ है, समझ लेना। ये न्यूबॉर्न बेबी, वो छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी के बहुत ही छोटे छोटे हाथ होते हैं, और ये आपका हाथ है। तो क्या होगा, उसका न्यूबॉर्न बेबी का छोटा सा हाथ आप ओवरलैपिंग करवाओगे तो ओवरलैपिंग इजीली, इन शॉर्ट ओवरलैपिंग अच्छे से होगा नहीं। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किसमें हुआ, इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम किसमें आया, इसमें। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ट्रांसफ़र होगी, यानी कि यहाँ से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसमें से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही नहीं होगी मेरे दोस्त, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो बोरॉन यहाँ पे डेफिशिएंट बन गया। यस और नो? यहाँ पे बोरॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे बोरॉन डेफिशिएंट है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में डेफिशिएंट है। यहाँ पे तो बोरॉन डेफिशिएंट ही नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ पे बोरॉन, समझने के लिए, यहाँ पे बोरॉन क्या है, न्यूट्रल है। अब जो भी लिगेंड आपका आने वाला है, एसिडिटी कब डिसाइड होगी, कोई लिगेंड आपके मेटल को, बोरॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे और बोरॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, उसको हम एसिडिटी को बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा ये तीनों में से कौन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या भैया ये कोई न्यू लिगेंड आएगा, न्यू लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये इजीली एक्सेप्ट करेगा, यस और नो? कोई न्यू लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये भी एक्सेप्ट करेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एक्सेप्ट करेगा। ये लेविस एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, हमारे YouTube चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल है ही, जाके देख सकते हो, करेक्ट। अब मैं आपको बता दूं लेविस एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। लेविस एसिडिटी किसके लिए, तो कि ये BbR3, बाद में आता है BCl3, बाद में आता है BF3, सबसे कम किसका है, BF3 का। अब यहाँ पे ये इतना समझ आ गया ना, इतना याद रख लो, इतना अभी के लिए याद रख लो। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 3 यहाँ पे हमें ये दिया है 4, एक BF-Br2, रुक जा, एक दिया हुआ है BF-Br2, BF2-Br, BF-Cl3 और BF2-Cl। तो यहाँ पे BbR3 तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रोमीन किस में है, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन किस में है, तो भैया सबसे ज़्यादा ब्रोमीन तो इसमें है,
तो इसकी एसिडिटी सबसे हाईएस्ट आएगी। बी क्या है? BF-Br2। बाद में तो क्या दूसरा ब्रोमीन वाला, तो क्या ये भी ब्रोमीन, इसमें भी एक ब्रोमीन है, इसमें भी एक ब्रोमीन है, दोनों कॉमन आ गए। तो क्या चेक करना है? तो भैया यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है BFClBr। तो बाद में कौन आएगा? ये BFClBr आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्लोरीन है, फ्लोरीन इजीली ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि बोरॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे इजीली ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो यहाँ ये जो बोरॉन है वो डेफिशिएंट रहेगा तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। बाद में आएगा आपका लिए BF2Br और लास्ट में आएगा BF2Cl। ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है, करेक्ट। चलो तो ये पता चल गया, ये था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये MCQ था, इसलिए आपको ये ऑप्शन टिक लगाना था। यदि आपने ये नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा, करेक्ट। चलो BR2 वाला पहले सिंगल BR, फिर सिंगल और लास्ट में ये वाला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही हमारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ ये चेंज क्या आया था खबर पता है आपको? कॉन्सेप्ट एक ही था, क्वेश्चन भी सेम तरीके से सोल्व करना था, चेंज आया यहाँ पे इंटेंसिटी का। मैंने बुक में लिखवाया है ना, वहाँ पे 3 GeM 4 GeM 1 इंटेंसिटी लिखवाई है, यहाँ पे 1 GeM 2 GeM 1 पूछा है। अब मैंने आपको लिखवाया है कि यदि आपके कंपाउंड में एक ब्रोमीन है, पहले मैं बात करता हूँ किसकी? क्लोरीन की। एक क्लोरीन है आपके कंपाउंड में, एक क्लोरीन है, तो उसकी इंटेंसिटी का रेशियो 1 क्लोरीन है तब इंटेंसिटी का रेशियो। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भैया मैंने पढ़ाया है ना उसमें सारा, और मैंने वहां बोला था कि आपको हेलोजन आइसोटोप के लिए जो इंटेंसिटी का रेशियो है याद रखना है, और याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, पूरी एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। ये इंटेंसिटी का रेशियो कैसे आता है वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि 1 क्लोरीन एटम है तब आपका इंटेंसिटी का रेशियो आएगा 3 GeM 1। यदि 2 क्लोरीन एटम है तो इसका आंसर आता है 3 GeM 4 GeM 1। यदि 3 क्लोरीन एटम है तो इसका आंसर क्या आता है? 3 GeM, अरे 9 GeM 6 GeM 9 GeM 15 GeM 6 9 GeM 6 GeM 1 आता है, सॉरी 9 GeM 6 GeM 1 आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं। यदि ब्रोमीन की बात करें, एक ब्रोमीन है तब इंटेंसिटी आती है 1 GeM 1, 2 ब्रोमीन है तब इंटेंसिटी आती है 1 GeM 2 GeM 1। तो हमें ये दिया हुआ है, हमारी इंटेंसिटी इन्होंने बता दी है कि M+2 M+4, और इंटेंसिटी का रेशियो आपको बताया है 1 GeM 2 GeM 1। तो 1 GeM 2 GeM 1 होने का मतलब है आपके कंपाउंड में, रुक जा, आपके कंपाउंड में 2 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। सही बात है, क्या बता दिया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको पता चल गया कि 2 ब्रोमीन एटम है। आइए चेक करते हैं ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइक्लोरो, क्लोरो वाला नहीं आएगा, क्यों? उसकी इंटेंसिटी 3 GeM 4 GeM 1 होती है, ये बात गलत है। ये भी क्लोरो वाला, ये भी नहीं आएगा, ये ब्रोमो वाला। अब 1,4 1,2 डिसाइड करना है। ये क्या दिया हुआ है? 1,4, देखना भैया, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये 1,4, यहाँ पे 1,2 लिखता हूँ, 1,2, चलो यहाँ पे 1 और 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात बता दी है, दूसरी बात, ये भैया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए अखड़ बखड़ लग रहे होंगे आपको। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछा था ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन प्रॉपर वे में फुली एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। वहाँ पे जो फुली एक्सप्लेन दिया था ये ऐसा नहीं, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जितनी आवश्यकता थी ना वो मैंने यहाँ पे लिख दी, मेमोरी बेस्ड जितना भी याद था। तो 1H NMR का सिग्नल, रुक जा, 1H NMR सिग्नल इन्होंने दिया था, एक सिग्नल आई थिंक 7.49 था, 7.49 ppm इतना सिग्नल दिया था। H1 NMR में इन्होंने पहले तो इन्होंने बताया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1 GeM 2 GeM 1 सिग्नल आता है, वहाँ से आपको पता चला कि ब्रोमीन आएगा आपके लिए, यस और नो? यस। दूसरी बात इन्होंने बता दी कि H1 NMR में एक सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पे H1 NMR आपको पता होना चाहिए। H1 NMR में सिर्फ एक सिग्नल कौन से कंपाउंड देते हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब चेक करो तो भैया ये 1,4 यानी कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। H1NMR कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखवा दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। चलो यहाँ पे 1,4 ब्रोमो, पहले तो 1,4 ब्रोमो, यहाँ पे 1,4 ब्रोमो, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और 1,2 ब्रोमो। दो हमें ऑप्शन मिले, दो तो चले गए, दो तो गुजर गए, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल गया क्लोरीन नहीं आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब मुझे नंबर ऑफ H1NMR फाइंड करने हैं। H1NMR भी मैंने करवाया है, आप देख के कर सकते हो। यदि किसी को H1NMR का लेक्चर्स देखना है तो वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको नंबर ऑफ सिग्नल A दे दिया, यहाँ से C2 एक्सिस घुमा दो। प्लानर मोलेक्यूल है, ब्रोमीन ऊपर नीचे ब्रोमीन, C2 एक्सिस लगाओगे ना तो यहाँ पे ये HA है, इधर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने HA बोल दिया है, ये हाइड्रोजन ये रहा। मेरे सर में से C2, ये क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ से C2 एक्सिस लगाओगे तो HA, ये HA वाला घूमकर किधर चले जाएगा, पूरे के पूरे आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन देना है। यानी कि ऊपर से आप C2 एक्सिस घुमाओगे, यहाँ से रोटेशन दोगे तो ये HA घूमकर यहाँ पे चला आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, HA। यानी कि ये दोनों एक सिग्नल हो गई। दूसरी C2 एक्सिस है, हाँ भैया है, C2 एक्सिस भी है, प्लेन भी है, सब कुछ है। यहाँ पे यदि आपको देखना चाहो, यहाँ से प्लेन लगा दो, तो इसे प्लेन लगा दीजिए, प्लेन लगाओगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऊपर वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगी, ये वाले कार्बन की मिरर इमेज यहाँ पे, ये वाले कार्बन की मिरर इमेज यहाँ पे, ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पे। इन शॉर्ट, यदि आपने ऊपर वाले को HA बोला तो ये भी HA, यहाँ पे HA है तो ये भी HA। इन शॉर्ट नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिले, यहाँ पे एक सिग्नल, यहाँ पे H1NMR का सिग्नल मिला सिर्फ 1। यहाँ पे चेक करो, यदि आपने यहाँ से बीच में से C2 एक्सिस लगाई है, सिमेट्री तो आती है ना, सिमेट्री के तो आप बादशाह हो भैया, तो आपको सिमेट्री तो आती ही होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सिमेट्री में देखे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत इन शॉर्ट फुली डिटेल में आपको सिमेट्री आती है, करेक्ट। तो यहाँ से आप C2 एक्सिस लगाओगे तो ये ब्रोमीन घूमकर इधर आ जाएगा, ये दोनों ब्रोमीन चेंज हो जाएगी ना, ये हाइड्रोजन चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपने इसको HA बोला तो ये भी HA, इसको क्या बोलना पड़ेगा, HB बोलना पड़ेगा। और दोस्त क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन ब्रोमीन की ऑर्थो पोजीशन में है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन की मेटा पोजीशन में है। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे 2। तो आपको तो इन्होंने बता दिया है कि H1NMR सिर्फ एक सिग्नल देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा A। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, MCQ था, आपको टिक लगाना था, तो आपका 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन सही आंसर था। सिंपल क्वेश्चन पूछा था। चलो तो ये क्वेश्चन आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ NMR सिग्नल। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया था ये तो, NMR का तो बहुत ही इजी था। चलो कैसे NMR सिग्नल कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, NMR में तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करना है। कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। आगे बढ़ो, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे CH3 है। और मैंने आपको लिखवाया है NMR का पहला रूल लिखवाया है कि मिथाइल के तीनों प्रोटॉन, यहाँ पे तीन प्रोटॉन है ना, एक कार्बन के पास 3 प्रोटॉन है, तो मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज सेम सिग्नल देंगे। ऑलवेज क्या देंगे, सेम सिग्नल। यानी कि इसको मैंने A बोल दिया, क्या बोल दिया है, A। बीच में से C2 एक्सिस लगाओ तो भैया C2 एक्सिस, C2 ऊपर से घुमाओगे तो ये पूरा का पूरा कार्बोनाइल, ये ऐसा कार्बोनाइल है। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा कार्बोनाइल है ना, यहाँ पे कार्बोनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ऐसा है। ये इसको हम घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे ना, तो ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल घूमकर कहाँ चला आएगा, इधर आएगा। यदि आपने वो मिथाइल को A सिग्नल दिया है तो ये भी A हो जाएगा। यानी कि ये दोनों मिथाइल कॉमन हो जाएंगे। और वैसे भी इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, देखो ब्रोमीन की ऑर्थो पोजीशन पे है, ब्रोमीन की दोनों ऑर्थी पोजीशन, दोनों का इन्वायरमेंट सेम,
यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल दोनों का कॉमन हो जाएगा, दोनों का सिग्नल क्या हो जाएगा, कॉमन। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, C2 एक्सिस लगाई, यहाँ पे आपने B बोल दिया, ये भी B आएगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप प्लेन लगाओगे फिर भी दोनों B आएंगे। यहाँ पे आपको दो सिग्नल मिले, तीसरा इधर रहा, तीसरा सिग्नल इधर रहा। यहाँ पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, CH3। ये मिथाइल और ये दोनों मिथाइल अलग अलग है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिथाइल है ना भैया, ये दोनों मिथाइल, ये कार्बन अरे सॉरी ब्रोमीन की ऑर्थो पोजीशन में, लेकिन ये मिथाइल ब्रोमीन की पैरा पोजीशन में। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल C आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मिल गए हैं 3। सिंपल से क्वेश्चन थे भैया, इसमें कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। चलो इतने क्वेश्चन कर लो जितने याद है, अभी भी जितने जितने आप मुझे याद आते जाएंगे सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलो अभी के लिए इतना रखता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने जितने, और आपको भी जितने याद है मुझे कांटेक्ट कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।